गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और वो टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है ना। यानी हम लोग यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। राइट। तो एक एक करके टर्म्स को क्लियर करते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमने टर्म लिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना, इसका क्या मतलब है, इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे और इस टर्म का क्योंकि बार बार इस्तेमाल होगा, है ना, कि एक समान विद्युत क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, इस तरह के टर्म्स का हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि टर्म अभी आ रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र, तो इसका मतलब क्या है, पहले मैं इसके लिए बल रेखाएं खींचकर, है ना, विद्युत बल रेखाएं खींचकर आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम डाइपोल को रखेंगे और फिर हम उस डायग्राम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस पर जो टॉर्क है वो क्यों लग रहा है, उस पर बलाघूर्ण क्यों लग रहा है। फाइन। और फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूं उस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं, उनको यहां पर मैं इस तरह से इन लाइंस के फॉर्म में दिखा रहा हूं। ठीक है। तो इन लाइंस को अगर हम ध्यान से देखें, हो सकता है कि मेरे में तो इक्विडिस्टेंट ना दिखाई दे रहा हो, कहीं में थोड़ा सा अंतर आ गया हो, लेकिन ये जो लाइंस हैं, ये पहली बात तो क्या है, ये यहां पर विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है। विद्युत बल रेखाओं के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विद्युत बल रेखाएं हम किन्हें कहते हैं और विद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। तो ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रही हैं, ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रही है। हमें क्या बात दिखाई दे रही है कि सारी की सारी बल रेखाएं एक ही दिशा में हैं और एक दूसरे के समांतर है। और दूसरी बात यह है कि इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इक्वल है ना, ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि बल रेखाएं एक ही दिशा में है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव एक समान है और ये पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन बल रेखाओं का घनत्व जो है, ये घनत्व भी एक समान है। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है उनका घनत्व किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। तो ये जो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं जिसका जो मान और दिशा एक समान है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सपोज हम इस विद्युत क्षेत्र को यहां पर वेक्टर ई से डिनोट कर रहे हैं, है ना। इसकी वैल्यू हर जगह पर इतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि कैसा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल रखा हुआ है, ये एक डाइपोल है। ठीक है। ये इसका माइनस क्यू चार्ज है और ये इसका प्लस क्यू चार्ज है। सपोज ये ए पॉइंट पर रखा हुआ है और ये कहां पर रखा हुआ है, ये बी पॉइंट पर है। राइट। तो ये और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि जो डाइपोल होता है, उस डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 2L से डिनोट करते हैं। राइट। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और इस डायरेक्शन के साथ ही कितना एंगल बनाते हुए रखा गया है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। ठीक है। तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए इसको यहां पर इस तरह से रखा हुआ है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चार्ज और इस चार्ज पर क्या क्या यहां पर होने वाला है। राइट। हम ही जानते हैं कि जब किसी धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ना, अगर आप क्यू धनावेश को ई विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा। और अगर जो हमारा जो चार्ज है वो क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो लगने वाला फोर्स कहां होगा, ये होगा किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहां पर ये प्लस चार्ज है। राइट। तो इस पर क्या लगेगा, इस पर एक विद्युत बल लगेगा और किस दिशा में लगेगा, क्योंकि धनावेश है तो विद्युत बल इस दिशा में लगेगा। इसका मान क्या होगा, क्यू ई। राइट। अब इसी तरह से अब आप माइनस क्यू को देखें, तो जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू भी इसका मैग्नीट्यूड कितना चार्ज का क्यू है, ऑब्वियसली इस पर भी जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। लेकिन चेंज किस में आएगा, इसकी डायरेक्शन में। ठीक है। ये प्लस चार्ज था तो इस पर जो फोर्स लगा ये किधर लगा, किस डायरेक्शन में लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा। ये माइनस चार्ज है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी इस पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये दोनों फोर्सेज मिलकर के कपल बना रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बलयुग्म बना रहे हैं। बलयुग्म बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आप मान लें ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर अगर दो फोर्सेज इधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो दोनों फोर्सेज तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इक्वल फोर्सेज अगर इधर इधर एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है, तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन क्यों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है। लेकिन अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन कॉमन नहीं है, तो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर के क्या बना देंगे, कपल बना देंगे। और कपल की टेंडेंसी क्या होगी, इसको रोटेट करने की। उस कपल की टेंडेंसी क्या होगी, रोटेट करने की। कहीं पर भी जो रोटेशन होता है, उस रोटेशन का कारण क्या होता है कि वहां पर कपल फॉर्म होता है। फाइन, कपल का मतलब तो ऐसे फोर्स काम करते हैं जिन फोर्सेज के मान तो बराबर होते हैं, वैल्यू तो इक्वल होती है, उनका जो परिमाण होता है समान होता है, लेकिन दिशाएं अलग अलग होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो इसी तरीके से स्थिति आ रही है कि आपके पास ये डाइपोल है, एक फोर्स इस पर इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और अगर आप इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखें, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो दोनों की क्रिया रेखाएं, वो क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इस वजह से दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, बल्कि कपल फॉर्म करते हैं। और जब कपल फॉर्म करते हैं तो कपल घूमने की कोशिश करता है, और जो कहीं पर भी अगर रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, तो उस घूर्णन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कहीं पर अगर लीनियर मोशन हो रहा है, तो लीनियर मोशन किसके कारण होता है, फोर्स के कारण। इसी तरह से रोटेशनल मोशन जो होता है वो किसके कारण से होता है, वो हमेशा टॉर्क के कारण से होता है। ये आप कक्षा 11 में पढ़ करके आए हैं। तो यहां पर हमें उसी टॉर्क का मान निकालना है, जो टॉर्क इसको घुमाएगा। और कब तक घुमाएगा, देखें ये घूमना शुरू होगा अगर टॉर्क के कारण, कब तक घूमेगा, जब तक ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ जाए। इस केस में क्या होगा, क्यू इधर काम करेगा, क्यू इधर काम करेगा, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कॉमन हो जाएगी, फोर्सेज के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अब इसका जो रोटेशन है वो रोटेशन आइडियली नहीं होगा। फाइन, प्रैक्टिकली क्या होता है अलग बात है कि ड्यू टू इनर्शिया क्या होता है, सब आगे की बात है। लेकिन यहां पर अगर ये आ गया तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, ये क्यूई ये क्यूई, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कॉमन, फोर्सेज की वैल्यू बराबर, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देना चाहिए, दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बात अब तक हमने कही है, ठीक है, इसी सारी बात को हम यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर के आते हैं। अभी तक हमारा जो डिस्कशन था दैट वाज प्योरली थ्योरेटिकल, ठीक है, अब हम उसको किस फॉर्म में लेकर के आते हैं, अब हम उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्लस क्यू पर लगने वाला बल कितना है, देखिए हम लोग प्लस क्यू पर लगने वाला बल है F1 से, अगर आप इसको दिखाएं बराबर QE, और किस दिशा में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक हो गया भाई, ये इस पर लगने वाला बल हो गया। अब इधर देख लेते हैं, माइनस क्यू पर लगने वाला बल, माइनस क्यू पर लगने वाला बल F2 इज अगेन इक्वल टू QE, मैग्नीट्यूड वही होगा, ठीक है, लेकिन इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है ना, अब केवल हम यहां पर ये समझ लें कि F1 और F2 मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, नोट्स में आप लोग लिखेंगे इसको, जब मैं नोट्स आपको दूंगा तो नोट्स में जो आपको अवेलेबल कराऊंगा उसमें डिटेल में लिखा होगा। यहाँ पर समझने के लिए हम समझ चुके हैं कि अभी F1 और F2 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एक बलयुग्म बना रहे हैं। फाइन, F1 तथा F2 बलयुग्म बनाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है, टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या सूत्र होता है, आप में से
सभी बच्चे इस सूत्र को पढ़ करके आए हैं कि बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंब दूरी। राइट। तो यहां पर बल युग्म का आघूर्ण हम इसको टो से दिखाते हैं, ये ग्रीक लेटर है टो से हम लोग टॉर्क को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इज इक्वल टू पहला आ जाएगा बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी। अब इसको हम डायग्राम में समझेंगे कि दूरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और कितनी होगी, ठीक है ना। तो अगर आप देखें ये जो फोर्स है, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है या तो इधर की ओर और इधर की ओर आप बढ़ाएंगे तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। ये दूसरा फोर्स है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है ना। तो यानी अगर आप यहां पर इस फॉर्मूले को लिखें तो ऐसे लिखेंगे टो इज इक्वल टू फोर्स F1 और F2 बराबर है, तो किसी की भी वैल्यू यहां पर लिख दीजिएगा QE इंटू BC। अब इस ट्रायंगल में देखिए BC ओवर BA साइन थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लंब है और ये जो कर्ण है, इनका जो अनुपात है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहलाता है साइन थीटा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल किसमें BCA में क्या हो गया, BC ओवर BA इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू BA साइन थीटा इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को यहां से यहां रख दीजिए, क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L E साइन थीटा, ठीक है ना। और हम सभी जानते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, जहां से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना शुरू किया है, हमने वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा, हमें पता है कि Q इंटू 2L इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। तो ये हो गया इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है हम लोगों ने जहां वेक्टर्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, जो कि यूनिट वेक्टर होता है, जो दोनों को मिलकर जो प्लेन बन रहा होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है ना। तो आप एक बार ध्यान से इस पूरे डेरिवेशन को देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए इस डेरिवेशन को। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर एक टॉर्क काम करता है, राइट। और टॉर्क की टेंडेंसी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है इसको घुमाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलोंग ले आना, राइट। तो फार्मूला उसका क्या निकल के आया, जो टॉर्क इस पर काम करता है, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, या वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है। अब यहां पर हम जरा कुछ केसेस ले लेते हैं साइन थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए। पहली बात कि अगर ये जो आपके पास डाइपोल है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है, फाइन। तो उस स्पेशल केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। फर्स्ट केस में जब थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब ये ऐसे नहीं ऐसे रखा हुआ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टो बराबर 0, फाइन। इसका मतलब ये है
कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इस प्रकार से रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क क्यों जीरो होगा, आप समझ रहे हैं? इसलिए जीरो होगा क्यू इधर क्यू इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस तरह से कोई भी टॉर्क उस पर काम नहीं करेगा। दूसरा केस हमें लेकर के चले, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। अब आप इसको ये देखना पड़ेगा आपको कि P और E की वैल्यू अगर ना बदलें, मतलब वही डाइपोल हो और वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो टो की मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, थीटा पर। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और वो किसके लिए होती है, कब हमको 1 मिलती है, जब थीटा की वैल्यू कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस प्रकार से रखा हुआ है तब जो टॉर्क इस पर काम करेगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। फाइन। तो सेकंड केस, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हम टो को किससे दिखा सकते हैं, टो मैक्स से, ठीक है। और टो मैक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पी ई, ठीक है। तो ये ऐसे ही 180 के लिए आप लिखेंगे, 180 के केस में फिर से आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर टॉर्क की वैल्यू 0 और 90 डिग्री पर टो की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो हिस्सा है हमारी फर्स्ट यूनिट का, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से क्विकली यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल और पैरा एक्सियल पोजीशन में क्या निकाली थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। फिर हमने जनरल पोजीशन पर, है ना, आपको फॉर्मूले याद होंगे, एक्सियल पोजीशन पे क्या फॉर्मूला आया था, एक्सियल पोजीशन पे फॉर्मूला था वैक्यूम के लिए E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। एक्सियल पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला था, पैरा एक्सियल पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला था, E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। और फिर हमने जनरल पोजीशन के लिए निकाला था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला निकल करके क्या आया था, वहां फॉर्मूला हमारे पास निकल करके E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ √3 cos² θ +1। ये फॉर्मूले हमने निकाले थे उस केस में। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास डाइपोल इस प्रकार से किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो टॉर्क काम करता है वो टॉर्क कितना होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद गॉस थ्योरम और फिर उसके बाद गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, आज इतना ही।